जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपको सब्जेक्ट किसी अन्य टॉपिक और वीडियो देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। यदि अभी तक हमने उस टॉपिक की वीडियो अपलोड नहीं की है, जिस टॉपिक की वीडियो आप सर्च कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि 24 से 48 घंटे के अंदर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाए। तो आइए आज की वीडियो पर हम चर्चा कर लेते हैं। आज की हमारी वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्रोनॉमी सब्जेक्ट पर आधारित है। वीडियो में सबसे पहले हम उन बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं जिन पे वीडियो में हम आगे बात करेंगे, जिससे कि हमें एक बेसिक आइडिया हो जाए कि वीडियो में हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा खरपतवार प्रबंधन यानी वीड मैनेजमेंट। उसके बाद बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण यानी वीड कंट्रोल। फिर बात करेंगे खरपतवार प्रबंधन के जो सिद्धांत हैं यानी प्रिंसिपल ऑफ वीड मैनेजमेंट। फिर हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। तो इसके 4 मेथड हैं: यांत्रिक विधि यानी मैकेनिकल मेथड, कल्चरल मेथड, जैविक विधि यानी बायोलॉजिकल मेथड, रासायनिक विधि यानी केमिकल मेथड। तो आइए सभी टॉपिक पर एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि हमारा पहला टॉपिक है खरपतवार प्रबंधन यानी वीड मैनेजमेंट। तो देखो, खरपतवार प्रबंधन का अर्थ होता है खेत में या फसल में खरपतवारों के बीजों को खेत में आने से रोकना, और अगर आ गए हैं तो उनका नियंत्रण करना ही खरपतवार प्रबंधन कहलाता है। यानी कहने का अर्थ है कि जो खरपतवार प्रबंधन होता है उसके अंतर्गत हम जो हमारे फील्ड है उसमें जो खरपतवार उग रहे हैं उससे संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सबका अध्ययन हम वीड मैनेजमेंट के अंतर्गत ही करते हैं। तो इसको आप एक एग्जाम्पल से समझो ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे मान लो ये हमारे पास ये वीड मैनेजमेंट है। अगर ये वीड मैनेजमेंट है तो इसके अंतर्गत हम जो हमारी फसल में खरपतवार लग रहे हैं उससे संबंधित जितनी भी क्रियाएं, जैसे हम पहले तो ये कोशिश करेंगे कि हमारे फील्ड में वीड ना लगें, इसलिए हम उनकी रोकथाम करेंगे। और अगर वो लग गए हैं तो हम उनका नियंत्रण करेंगे, उनका उन्मूलन करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि वो हमारी फसलों को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी अगर आसान शब्दों में कहें, जो वीड मैनेजमेंट होता है उसके अंतर्गत हम जितनी भी क्रियाएं वीड से संबंधित होती हैं उन सभी का अध्ययन हम वीड मैनेजमेंट के अंतर्गत करते हैं। और अब बात करें हम वीड कंट्रोल, तो वीड कंट्रोल जो होता है वो वीड मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आता है। जैसा अगर हम नीचे आपको टॉपिक दिया है वो है खरपतवार नियंत्रण का, तो याद रखना जो खरपतवार यानी वीड कंट्रोल होता है वो वीड मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आता है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खरपतवारों को उगने के बाद नियंत्रण यानी नष्ट किया जाता है। नियंत्रण में ये आवश्यक नहीं है कि खरपतवार 100% खत्म हो जाएं, बल्कि इसमें उद्देश्य ये होता है कि वो इतने कम हो जाएं कि हमारी जो फसल है उसको वो प्रभावित ना कर पाएं। तो देखो, जो खरपतवार नियंत्रण होता है वो वीड मैनेजमेंट से पहले तो इस बात में अलग है कि जो खरपतवार जो वीड कंट्रोल है वो वीड मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। दूसरा, ये हम तब करते हैं जब हमारी जो फसल है उसमें खरपतवार उग आते हैं। तीसरा, हमारा उसमें ये उद्देश्य ये होता है कि जो हमारी फसल है उसमें भले ही जो खरपतवार हैं वो 100% नष्ट ना हो, लेकिन इस हद तक नष्ट हो जाएं कि वो हमारी फसल को कोई नुकसान ना पहुंचा पाएं। तो सिर्फ इसको भी आप एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे आप इसमें देखें तो ये जो किसान है ये वीड कंट्रोल कर रहा है। अब वीड कंट्रोल में ये जैसा हमने आपको बताया कि ये आवश्यक नहीं है कि जो हमारे खरपतवार हैं वो 100% नष्ट हो जाएं, लेकिन हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये कोशिश रहती है कि इतने हद तक कम हो जाएं कि वो हमारी फसल को कोई नुकसान ना पहुंचा पाएँ। तो इसमें किसान देखो बीच में ये मशीन की सहायता से हमारे जो बीच में खरपतवार हैं उसको नष्ट कर रहा है। लेकिन हो सकता है कि साइड में जैसे मान लो ये वाले जो पौधे हैं इनके बीच में खरपतवार रह जाएं तो वो इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो कंट्रोल में हमारा पहला उद्देश्य ये रहता है कि वो इतना हद तक कम हो जाएं कि वो हमारी फसल को कोई नुकसान ना पहुंचा पाएं। तो कंट्रोल का मतलब यही होता है। अब बात कर लेते हैं खरपतवार प्रबंधन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ वीड मैनेजमेंट। तो देखो, इसके 3 सिद्धांत हैं। पहला है रोकथाम यानी प्रिवेंशन, फिर है उन्मूलन यानी रिडक्शन,
और लास्ट तीसरा है हमारा नियंत्रण यानी कंट्रोल। तो आइए सभी पर एक एक करके बात कर लेते हैं। देखो पहला है रोकथाम। तो देखो प्रिवेंशन इसका महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ये आप याद रखना। यानी जो रोकथाम होता है वो इसका जो हमारा खरपतवार प्रबंधन है इसका बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसमें हम क्या कोशिश करते हैं, तो इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारा खेत है उसमें नए खरपतवार दूसरे खेतों से ना पाएँ। जैसे कहने का मतलब है कि मान लो अगर ये हमारा फील्ड है, तो हमारी जो कोशिश रहती है वो ये रहती है कि हमारे इस वाले फील्ड में बाहर से कोई भी खरपतवार ना आ पाए। तो बाहर से खरपतवार किस तरीके से आ सकते हैं, तो उस पर हम नज़र डाल लेते हैं। तो पहला आ सकता है बीजों के साथ में। जैसे मान लो हम अपने फील्ड में रुपाई कर रहे हैं गेहूं की, तो हम गेहूं बाहर से लेके आएंगे सीड के रूप में। अब बाहर से लाएंगे तो हो सकता है नए खरपतवार हमारे फील्ड में आ जाए, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बीज के साथ कोई खरपतवार ना आ पाए। इसलिए इसका भी हम पूरा ध्यान रखते हैं। दूसरा है हमारा वो है खादों के साथ में। देखो उर्वरक अलग होते हैं और खाद अलग होते हैं। जैसे उर्वरक फर्टिलाइजर होते हैं, तो फर्टिलाइजर जो होते हैं वो रासायनिक तरीके से बनाए जाते हैं, यानी केमिकल से बनाए जाते हैं, तो उनमें तो किसी प्रकार के जो खरपतवार हैं वो नहीं होंगे। परंतु जो खाद होते हैं, खाद जो होते हैं वो जैसे खाद जो बनाया जाता है वो किसी जैसे मान लो हमारे पास कोई वेस्ट मटेरियल है, जैसे ये एक एरिया है, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लो गोबर की खाद है उसको डाल देंगे, बहुत सारे पौधे के अवशेष हैं उसको डाल देंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें डालते हैं जो गल के कार्बनिक रूप में बदल जाएं। तो अगर मान लो हम उसका उपयोग कर रहे हैं तो इसमें मान लो हो सकता है कि हमने ऐसे फसल अवशेष को डाल दिया हो जिसमें कि खरपतवार हों। अब जब खरपतवार होंगे तो उसके बीज जो हैं वो इसमें आ जाएंगे, जो हमारा ये खाद है। तो जब हम खाद का उपयोग अपने फील्ड में करेंगे तो जो बीज खाद में थे वो हमारे फील्ड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इसका भी हम विशेष ध्यान रखते हैं। तीसरा है मशीनों के साथ। तो मशीनों के साथ कैसे, तो देखो ऐसा हो सकता है, ऐसे ये हमारा फील्ड है तो जो हमारी मशीन है वो बराबर वाले जो बराबर वाला खेत है उसमें काम करके आई है। अब बराबर वाले खेत में बहुत सारे खरपतवार थे, तो हो सकता है उस मशीन के साथ में बहुत सारे खरपतवार चिपक के आ जाएं, खरपतवार नहीं बल्कि उनके जो सीड हैं वो चिपक के आ जाएं। तो क्या होगा, जब ये मशीन हमारे फील्ड में काम करेगी तो इसमें भी हमारे जो खरपतवार हैं इस वाले फील्ड के वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इसकी भी हम रोकथाम करते हैं। और पशु आवागमन। तो पशु आवागमन कैसे, जैसे मान लो ये क्योंकि कोई भी फील्ड होता है उसके चारों ओर मतलब किसी और के ही फील्ड होते हैं। जैसे मान लो ये हमारा फील्ड है तो इसके आसपास और भी बहुत सारे फील्ड हैं, यानी खेत के टुकड़े होंगे। तो अब मान लो पशु यहाँ से गुजर रहे हैं, तो जब पशु यहाँ से गुजर रहे हैं तो उनके पैरों में जो खुर होते हैं उनके साथ भी जो बीट्स के सीड हैं वो आ सकते हैं। तो इसकी भी हम रोकथाम करते हैं। तो जो पहला सिद्धांत है उसमें जो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है किसी अन्य फील्ड से हमारे फील्ड में खरपतवार ना आ पाएँ। खरपतवार का मतलब है कि जो उसके सीड हैं वो ना आ पाएँ। तीसरा है उन्मूलन। देखो आप कितनी भी कोशिश कर लो सीड तो आ ही जाएंगे खरपतवारों के, क्योंकि अगर ना भी आएंगे तो आपके खेत में भी ऐसा नहीं है, जैसे मान लो आपका फील्ड है तो उसमें भी खरपतवार रहे होंगे, उनके सीड ही उग जाएंगे। तो अब जब अगर आ गए हैं हमारे फील्ड में अब और वो उग भी गए हैं जो खरपतवार हैं, तो अब उनको उन्मूलन करना होगा या फिर उनको कंट्रोल करना होगा। तो देखो जो उन्मूलन है और जो कंट्रोल यानी नियंत्रण है वो दोनों अलग अलग है। दोनों में क्या फ़र्क है उस पर अभी हम बात कर लेंगे। तो देखो जो उन्मूलन होता है उसका उसका जो हम क्या करते हैं उसमें जो हमारा खरपतवार है उसको हम पूर्ण तरीके से नष्ट कर देते हैं। और जो कंट्रोल होता है जैसा हमने आपको शुरू में ही बताया था कि उसमें हमारी ये कोशिश नहीं होती कि 100% ही नष्ट हो जाए, बल्कि यहाँ तक कोशिश होती है कि जो हमारी फसल है उस पर खरपतवार कोई नुकसान ना पहुँचा पाए। तो उन्मूलन हम कब करते हैं, तो जब करते हैं जब ऐसा खरपतवार हमारी फसल में उग जाए जो हमारी फसल के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो हमें मजबूरन उसका उन्मूलन करना होगा, यानी उसे पूर्ण तरह नष्ट करना होगा। और जब हम खरपतवारों को पूर्ण तरीके से नष्ट करते हैं तब हम उसको उन्मूलन बोलते हैं। और कंट्रोल तो हम आपको बता ही चुके हैं। तो इसके अंतर्गत खरपतवारों को उगने के बाद उन्हें इस हद तक नियंत्रण किया जाता है कि वो हमारी फसलों को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। हम पहले भी आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं कंट्रोल क्या होता है। अब इसके मेथड पे बात कर लेते हैं कि बीट कंट्रोल क्या क्या मेथड हैं, यानी अगर आपके खेत में खरपतवार उग गए हैं तो आप उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो आइए सभी पर एक एक करके बात कर लेते हैं। तो जैसा हमने पहले भी आपको बताया था कि इसके 4 मेथड हैं।
पहला है यांत्रिक विधि यानी मैकेनिकल मेथड, कल्चरल मेथड, जैविक विधि और रासायनिक विधि। तो आइए सभी पर एक एक करके बात कर लेते हैं। तो पहला है यांत्रिक विधि, नाम से क्लियर हो रहा है, मैकेनिकल मेथड यानी मशीन। जब खरपतवारों का नियंत्रण हाथों से या मशीनों की सहायता से किया जाता है तो हम उसको बोलते हैं मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या क्या आते हैं तो हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। देखो पहला है भू परिष्करण। तो भू परिष्करण आपको सबको पता ही है कि टिलेज। टिलेज हम जब कहते हैं जब हम जो हमारी मृदा की जो ऊपरी परत है उसकी जुताई करते हैं। जब मृदा की ऊपरी परत की जुताई करते हैं तो हम उसको टिलेज यानी भू परिष्करण कहते हैं। तो ये हम फसल के संदर्भ में ऐसा तो है नहीं, जैसे मान लो ये हमारा कोई फील्ड है और इस फील्ड में अगर हमारी फसल लगी हुई है और इसमें खरपतवार उग रहे हैं तो हम पूरी फसल की तो टिलेज यानी जुताई करेंगे नहीं, बल्कि उस एरिया की करेंगे जिसमें कि हमारी फसल नहीं है। तो इसको आप एक एग्जाम्पल से देखो, ये देखो देखो इस एरिया में हमारी फसल है तो इस एरिया से हम कुछ नहीं, इसमें हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि ये प्रभावित हो, बल्कि ये जो खाली वाला एरिया है जैसे इसमें खरपतवार, क्योंकि खरपतवार यहाँ बीच में तो बहुत ना के बराबर होगा और कुछ होंगे भी तो भी हम, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि कंट्रोल में हमारा जो उद्देश्य होता है वो ये नहीं होता कि हम उसको 100% खरपतवारों को नष्ट कर दें, बल्कि इस हद तक कम कर दें कि जो हमारी फसल है वो प्रभावित ना हो। तो जो बीच वाले एरिया है उसमें ही जब मशीन जाएगी तो बीच वाले एरिया के खरपतवार है उन सबको नष्ट कर देगी। तो ये हमारा होता है भू परिष्करण। दूसरा है हाथों से उखेड़ना। जैसे मान लो ये वाले एरिया में बहुत ज़्यादा खरपतवार हैं, ये जो एरिया है, तो हम क्या करेंगे इस वाले एरिया में, देखो मशीन तो हम चलाएंगे नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर हमने मशीन चलाई तो जो खरपतवार हैं वो तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो फसल है वो भी खराब हो जाएगी। तो इसमें अच्छा ये है कि हम हाथों की सहायता से इस एरिया से खरपतवारों को उखेड़ लें। तीसरा हमारा है वो है निराई गुड़ाई करके। देखो निराई गुड़ाई जब हम बोलते हैं, जब हम हाथों की सहायता से मृदा की ऊपरी परत को मतलब जुताई करते हैं, या आप कह सकते हैं कि जैसे खुरपी, जैसे मान लो ये हमारा एरिया है तो इस एरिया में क्या करेंगे हम खुरपी की सहायता से ऊपरी परत को तोड़ते हैं। आप तोड़ना कह सकते हैं, जुताई करना कह सकते हैं। तो हाथों की सहायता से की जाता है तो इसको हम निराई गुड़ाई कहते हैं। तीसरा है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है इसे हम अलग से आपको समझाएंगे, पहले पांचवा समझ लेते हैं। ये हमारा खुदाई करके, जैसे क्या होता है इसको भी आप इसी वाले डायग्राम में समझ लो। जैसे मान लो ये हमारे पास मशीन उपलब्ध नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये जो एरिया है इसमें फावड़ों की सहायता से खुदाई कर देंगे। जब खुदाई करेंगे तो जो बीच में खरपतवार होंगे वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। जैसे हमने बताया कि मल्चिंग हम आपको अलग से बताएंगे। तो मल्चिंग क्या होती है कि जो हमारी फील्ड है उसमें को हम ढक देते हैं। ढक कैसे देते हैं तो इसको आप एक डायग्राम से समझो। जैसे ये आप देख रहे हैं तो देखो जहाँ जहाँ हमारी फसल है उस एरिया को हम बाहर छोड़ देते हैं। बाहर छोड़ने का मतलब जैसे मान लो ये हमारे मतलब फील्ड है, इस फील्ड में हम पूरे खेत में जो प्लास्टिक सीड होती है उसको बिछा देते हैं। प्लास्टिक सीट को बिछाने के बाद हम वहाँ पर सर्किल लगा यानी कट लगा देते हैं जहाँ पर हमारे पौधे हैं, जो ऐसे पौधे जिसको हमने जानबूझकर अपने प्रॉफिट के लिए उगाया है, तो वहाँ पर हम कट लगा देंगे। तो क्या होगा वहाँ पर कट लग जाएगा तो वो तो ऊपर की ओर वृद्धि करने लगेगा। परंतु जो खाली एरिया है जैसे मान लो ये वाला एरिया, इसमें हमने कोई कट नहीं लगाया है तो इसमें खरपतवार उग ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं उग पाएंगे, पहला तो उससे प्रकाश नहीं मिल पाएगा, और प्रकाश अगर मिल भी जाएगा तो जो उसको बढ़ने का एरिया यानी वृद्धि के लिए जगह चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, तो जो खरपतवार हैं वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। तो ये मेथड थोड़ा कठिन है तो इसलिए भारत में इसको नहीं अपनाया जाता, हालांकि जो विकसित देश हैं उसमें ही इसको अपनाया जाता है। कठिन भी और ये महंगा भी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सेकंड है हमारा सहस्य विधि यानी कल्चरल मेथड। देखो कल्चरल मेथड को हम परंपरागत मेथड भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत खरपतवारों का नियंत्रण के लिए हम फसलों और भूमि में कुछ ऐसे परिवर्तन कर देते हैं जिससे खरपतवार ना हो। देखो जो कल्चरल मेथड होता है उसमें हम किसी मशीन का या किसी केमिकल का उपयोग नहीं करते, बल्कि इसमें हम क्या करते हैं, या तो हम फसलों में बदलाव कर देंगे, भूमि में बदलाव करेंगे। तो वो कैसे बदलाव होंगे तो इनको आप एक एग्जाम्पल से देखें। तो देखो फसलों को अगेता अथवा पछेता उगाना, इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो आपका जो ये वाला फील्ड है, इस फील्ड में आप गेहूं लगा रहे हो। अब आप गेहूं लगा रहे हो तो आपके फील्ड में घेंसुआ, देखो घेंसुआ जो होता है वो गेहूं की तरह दिखने वाला एक खरपतवार होता है जो कि गेहूं में होता है।
तो वो नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा उग रहा है, तो आप क्या करेंगे कि अपनी फसल को अक्टूबर के शुरू में ही लगा देंगे। जिससे क्या होगा, आपकी फसल ज़्यादा वृद्धि कर पाएगी, और जब नवंबर का महीना आएगा, जब गेहसुआ की जो खरपतवार है वो उगेगा, वो इतना प्रभावी ना हो पाएगा कि आपकी फसल को नुकसान पहुंचा पाए, और उससे आपकी फसल जो है वो आसानी से नीचे दबा देगी। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि मान लो, सॉरी एक मिनट, मान लो आपका ये फील्ड है, इसमें अगर नवंबर के महीने में खरपतवार उग रहा है यानी गेहसुआ उग रहा है, तो आप क्या करेंगे, दिसंबर के महीने में या नवंबर के सेकंड वीक में आप बुवाई करेंगे। जिससे क्या होगा कि गेहसुआ मान लो नवंबर के महीने में होगा, तो आप उसकी एक बार जुताई यानी भू परिष्कार कर देंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। दूसरा है फसल चक्र को अपनाना। देखो, अगर आप फसल चक्र को अपना रहे हैं तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, तो इसको आप एक एग्जाम्पल से समझो। देखो, मान लो अगर आपका ये फील्ड है, इस फील्ड में अगर आप एक ही तरीके की अगर फसल को उगा रहे हैं, तो क्या होगा कि उस फसल के जो खरपतवार हैं बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगे। प्रभावी कैसे हो जाएंगे, तो देखो, जितनी भी फसल होती हैं उसमें कॉमन खरपतवार बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सीजन में एक ही खरपतवार हर एक फसल में आपको मिल जाएगा, बल्कि ऐसे बहुत कम खरपतवार होते हैं जो कॉमन होते हैं। अधिकांश खरपतवार कुछ फसलों के साथ ही उगते हैं। जैसे अगर गेहूं की फसल है, तो गेहूं की फसल में जो गेहसुआ जैसा हमने बताया, तो वो गेहूं की फसल में मिलेगा, आपको गन्ने की फसल में नहीं मिलेगा। तो हमको क्या करना है कि फसल चक्र को अपनाना है। तो फसल चक्र को अपनाना है तो क्या मतलब है कि देखो, पहले साल हम क्या करेंगे, अपने फील्ड में हमने गन्ना लगा दिया, दूसरे साल में हमने धान लगा दिए, तीसरे साल में हमने गेहूं लगा दिए, फिर उसके बाद में हमने सरसों लगा दी। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक पैटर्न बन जाएगा, और जो हमारे खरपतवार हैं वो उतने प्रभावी नहीं हो पाएंगे। हालांकि खरपतवार तो उगेंगे, चाहे आप कोई भी फसल लगा लो, थोड़े बहुत तो खरपतवार होते ही हैं, लेकिन वो उतने ज़्यादा नहीं हो पाएंगे कि आपकी फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचा पाएँ। तो खरपतवार, सॉरी, जो फसल चक्र है इसको भी हमें अपनाना चाहिए। फिर है, गर्मी के दिनों में भूमि को खाली छोड़ देना चाहिए। तो इसका एक अपोजिट एग्जाम्पल से समझो कि गर्मी के दिनों में खाली छोड़ने से क्या मतलब है। जैसे मान लो ये आपका फील्ड है, और इस फील्ड में आप गर्मी के दिन में फसल लगाते हैं, तो फसल लगाते हैं तो उसमें खरपतवार उगेंगे, और जब अपनी फसल को आप पानी प्रोवाइड करेंगे तो जो हमारे खरपतवार हैं उनको भी पानी मिलेगा, और वो अपनी वृद्धि करके अपना जीवन चक्र पूरा करेंगे। लेकिन दूसरा पहलू अगर आप देखें, आप गर्मी के दिनों में अपनी जमीन को खाली छोड़ दें, जैसे मई और जून का महीना होता है, उसमें आप किसी तरीके की फसल ना लगा पाएँ, तो आप जब उसमें फसल नहीं लाएंगे तो उसमें खरपतवार ग्रो करेंगे। जब खरपतवार ग्रो करेंगे तो आप उन्हें पानी तो देंगे नहीं, और जब पानी नहीं देंगे और मई जून के महीने में वर्षा भी नहीं होती है, तो वो क्या गर्मी की वजह से सूख जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, फिर है उचित फसल संगमता यानी डेंसिटी को अपनाएं। तो डेंसिटी का क्या मतलब है, देखो, घनत्व जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो अगर आपका ये फील्ड है, और इस फील्ड में अगर मान लो आप दूर दूर अगर अपनी फसल को लगा रहे हो, तो जो खाली एरिया है उसमें खरपतवार उगेगा ही। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप मान लो ये वाला एरिया है, उसमें आप पौधे की उचित, मतलब एक, जैसे मान लो ये है, तो पास पास में अगर पौधे को लगा रहे हैं, तो जो हमारा खरपतवार है उसको उतनी जगह ही नहीं मिल पाएगी कि वो ग्रो कर पाए। तो ये भी आप अपना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वो है, ये सॉरी दुबाई नहीं होगा बल्कि बुबाई होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो बुबाई या रुपाई की उचित उचित विधि। विधि से क्या मतलब होता है, जैसे मान लो ये हमारा फील्ड है, तो इस फील्ड में मान लो हमने जो गेहूं की फसल लगानी है, अगर मान लो हम गेहूं की फसल किसी मशीन से लगाते हैं, तो मशीन से जो दूरी रहेगी वो निश्चित रहेगी। और वहीं अगर हम हाथ से बिखेर देते हैं, तो क्या होगा, कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा पौधे गिर जाएंगे, और कहीं कहीं तो बिल्कुल नहीं गिरेंगे। तो उसका कारण क्या होगा, जिस एरिया में पौधे कम होंगे वहाँ पर खरपतवार बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो हमें जो बुवाई है वो नियमित यानी एक नियम के अनुसार करनी चाहिए, यानी दूरी भी हमें रो से रो बराबर रखनी चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी बराबर रखनी चाहिए, जिससे खरपतवार कम से कम हो गए। नेक्स्ट है हमारा वो है, जलवायु के अनुसार फसलों की बुवाई। यानी अगर आप ऐसी फसलों को लगा रहे हैं जो कि बाकी जलवायु के विपरीत हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खरपतवार आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मान लो आप शिमला में जाकर धान लगा रहे हैं, अगर आप शिमला में जाकर धान लगाएंगे तो आपके धानों में बहुत ज़्यादा खरपतवार उगेंगे, कि उसका कारण ये है कि वहाँ पर क्लाइमेट हमारी जो फसल है उसके लिए अनुकूल नहीं है। जैसे मान लो ये हमारा फील्ड है, हमने शिमला में जाके बहुत अच्छी तरीके से धानों की फसल को लगाया। अब धानों की फसल के लिए टेम्परेचर अधिक चाहिए, क्लाइमेट भी अलग चाहिए,
तो लेकिन जो हमारे खरपतवार हैं वहाँ के, उन्हें तो क्लाइमेट वही चाहिए, तो वो तो बहुत अच्छे से वृद्धि करेंगे, लेकिन हमारी फसल वृद्धि नहीं कर पाएगी, जिससे खरपतवार बहुत अधिक हो जाएंगे। नेक्स्ट है, रो के बीच जगह हो तो अन्य फसलों को लगा दें। यानी अगर मान लो आपने अपनी फसल को लगाई और फसल आपकी दूर है, जैसे ये हमारा फील्ड है और इस फील्ड में आपने दूर दूर फसलों को लगाया है, तो बीच में खाली जगह पे आप अन्य फसलों को भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वो है जैविक विधि यानी बायोलॉजिकल मेथड। तो इसके अंतर्गत खरपतवारों के नियंत्रण के लिए हम ऐसे कीट या सूक्ष्म जीवों को उपयोग करते हैं जो कि हमारी फसल को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, बल्कि ये कीट या सूक्ष्म जीव कुछ खरपतवार विशेष पर ही आक्रमण करते हैं और उनकी पत्तियां या तने को खाकर नष्ट कर देते हैं या उनके अंदर रोग उत्पन्न कर देते हैं। यानी देखो, जो जैविक विधि है नाम से ही क्लियर हो रहा है, यानी बायोलॉजिकल मेथड, ऐसा मेथड जिसके अंतर्गत हम जीवित यानी जैसे कीट सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं कि जो हमारे खरपतवार होते हैं, ये हमारी फसल को ही नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि कुछ विशेष खरपतवार होते हैं उन पर ये आक्रमण करते हैं। आक्रमण करके ये क्या करेंगे, उनकी पत्तियों को खा लेंगे या उनके तने को खा लेंगे या फिर उनमें रोग उत्पन्न कर देंगे। इसका हमने आपके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गाजर घास। गाजर घास के लिए जो एक कीट होता है जिसे हम कहते हैं जाइकोग्रामा कीट। ये जाइकोग्रामा कीट क्या करता है कि जो गाजर घास होती है उसको पूर्ण तरह से उसमें बीमारी को उत्पन्न कर देगा या उसकी पत्तियों खाकर उसे नष्ट कर देता है। यानी आप कह सकते हैं कि गाजर घास का सबसे बड़ा दुश्मन है जाइकोग्रामा। अगर आपके फील्ड में गाजर घास है, आप जाइकोग्रामा कीट का छिड़काव कर दें, वो 2 दिन में उसको नष्ट कर देगा। नेक्स्ट है हमारा वो है रासायनिक विधि केमिकल मेथड। देखो, जितने भी हमने पीछे जो मेथड पढ़े थे उनका उपयोग तो ना के बराबर होता है, ये सच्चाई है। आज के समय में रासायनिक विधि का ही अधिकांश उपयोग होता है। हालांकि हम सब जानते हैं जो केमिकल मेथड होता है ये, इसका जो नुकसान है वो बहुत सारे हैं। इसका नुकसान आपकी हेल्थ पे भी पड़ता है। हेल्थ पे कैसे पड़ता है, जैसे 1 मिनट, जैसे मान लो आप अपने खेत में किसी भी दवा का स्प्रे कर रहे हैं। अब वो स्प्रे आप ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपकी फसल, जैसे मान लो आपने अपनी फील्ड में खरपतवार नाशी का उपयोग करा, तो खरपतवार नाशी ऐसा नहीं है कि खाली वो खरपतवार को नष्ट करके ख़त्म हो जाएगा, बल्कि वो फसल के अंदर भी चला जाता है। और जब खरपतवार नाशी के जो अंश हैं वो फसल के अंदर जाएंगे तो सीधी सी बात है कि बीज में भी आएंगे थोड़ा बहुत, और जब उसका असर बीज में होगा, जब बीज को हम खाएंगे तो हमें भी नुकसान करेगी। तो केमिकल के और भी कई सारे नुकसान हैं, मृदा को भी प्रभावित करता है। हालांकि इसका एक सबसे अच्छा फायदा ये है कि ये बहुत तेजी से, अगर मान लो आपकी जो फील्ड है उसमें अगर खरपतवार बहुत अधिक मात्रा में है और आप अगर खरपतवार नाशी का स्प्रे करते हैं तो मात्र 2 से 4 दिन में खरपतवार नष्ट हो जाएंगे पूर्ण तरह, और बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है, इसलिए इसका अधिकांश उपयोग होता है। तो इस विधि में खरपतवारों का नियंत्रण रसायन यानी केमिकल की सहायता से किया जाता है। इसका ही उपयोग भारत में अधिकांश होता है, जैसा हमने आपको बताया। कुछ एग्जाम्पल भी दिए हमने आपके लिए। चौड़ी पत्ती खरपतवार के लिए अगर हम एक मतलब जो खरपतवार नाशी है उनका अगर एग्जाम्पल जो 2,4-D है। धान के खरपतवारों के लिए है बूटाक्लोर। देखो, ऐसा नहीं है, जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं तो इस ऐसे बहुत सारे, जैसे धान की खरपतवारों के लिए बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, हमने खाली एक रेफरेंस के लिए आपको बता रहे हैं। तीसरा है कपास की जो खरपतवार होते हैं उनके लिए है डाइनोरोन, और जो सोयाबीन की खरपतवार हैं उनके लिए आप एलाचोलर का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।